हाय एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे। मैंने ऑलरेडी कहा था कि मैं इस पर वीडियो लेकर आऊंगी। इसके बाद कोशिश रहेगी कि बजट पर भी हम वीडियोस करें। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत ही बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। इसमें आप देखेंगे तो अपने आप में एक मोटी किताब हो जाती है। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, राइट? और हमको यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पता होनी चाहिए। इसका प्रयोग प्रीलिम्स में भी होता है, स्टेटमेंट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और इसका प्रयोग मेंस में भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि मेंस में हमको डेटा कोड करना होता है, राइट? प्रीलिम्स जो 2024 का हुआ था, उससे पहले मैंने एक इकोनॉमिक सर्वे का वीडियो प्रोवाइड किया था, और उसमें बहुत ही कम डेटा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वही प्रोवाइड किया था, राइट? अदरवाइज आप हर जगह देखेंगे तो डेटा का ओवरडोज है। वो एक बहुत बड़ी समस्या है वर्तमान में हमारे सामने, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा है और सबको लगता है सब प्रोवाइड कर दो, उसके बाद एक बार हम ये क्लेम कर सकेंगे कि हमारे से आया, राइट? ऑल्दो ये रिस्क लेते हुए मैंने बहुत ही कम प्रोवाइड किया था, लेकिन फॉर्च्यूनेटली यूपी पीसीएस 2024 में इकोनॉमिक सर्वे से कुछ पूछा नहीं गया, राइट? तो अगर पूछा भी जाता है तो कुछ तरीके होते हैं चीज़ों को पढ़ने के। एक एवरेज इंसान के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि वो हर डेटा को एकदम पॉइंट वाइज सब कुछ लर्न कर ले। ठीक है, प्रोवाइड करने के लिए तो सारी चीजें आपको नेट में मिल जाएंगी। इसीलिए मैंने ना तब प्रोवाइड करवाई थी वो चीजें, ना मैं आगे करवाऊंगी। कुछ चीजें आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से, कुछ अंदाजे से, गेस वर्क से कर सकते हैं, अगर आपको चीजों का बेसिक आइडिया है, और वही सही तरीका होता है। हर फिगर को ऐसा नहीं है कि हमसे 4, 9.67 कुछ लिखा हुआ है तो हम एक एक चीज लर्न करें, वो तरीका नहीं होता है, राइट? एनीवेज, तो ये जो डेटा है इसमें हम बहुत ही जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उनको कवर करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के, जो चीजें आप वहां से उठाकर मेंस के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है ये आपके मेंस में बहुत काम आएगा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि अगर आप मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इस वाले डेटा को नोट कर लीजिएगा। बहुत ही शॉर्ट में पॉइंट्स बताऊंगी ऑलरेडी, और उन्हीं को आपको बस कॉपी करना है। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। छोटे छोटे ही वीडियोस रहेंगे, ताकि जो आप वीडियो देखें उससे आपको चीजें लर्न हो जाए। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम चला रही हूँ, जिसमें हम प्रीलिम्स 2025 एंड आरओ एआरओ 2023 के लिए जीएस को कर रहे हैं। इसका शेड्यूल मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। हम मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर रहे हैं मंडे से। पॉलिटी हमने कर ली है 10 दिनों में, लेकिन पॉलिटी का जो 10 दिन का पार्ट है उसको हम बाद में एक बार फिर से रिवाइज करवाएंगे, एक बार फिर से करवाएंगे। इसलिए अगर आप जुड़ना चाहें तो आप मंडे से उससे जुड़ सकते हैं, ताकि आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहे और आप चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सके। उसके तहत हम रोज मिनी टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं 30 क्वेश्चन के। टारगेट वाइज हमारा अप्रोच है चीज़ों को हैंडल करने का, एंड द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जो मार्केट में अवेलेबल है सोर्सेस उनसे बेटर है। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से नए नए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पैटर्न बदल रहा है, सिर्फ पीवाईक्यू से चीजें नहीं होती, उसी हिसाब से हमने उसमें भी करने की कोशिश करी। तो अगर आप चाहें तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं आज हम क्या देखेंगे यहाँ पर। देखिए, पहले तो हम इकोनॉमिक सर्वे के बेसिक्स पता होने चाहिए। इकोनॉमिक सर्वे जो है ये प्रिपेयर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक होती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत एक इकोनॉमिक डिवीजन है, इसके द्वारा इसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रिपेयर कौन करता है? हमको बेसिक है पता होना चाहिए। इसको प्रेजेंट कब किया जाता है? बजट को प्रेजेंट करने से एक दिन पहले इसको प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है इसकी, ये होता क्या है? बेसिकली एक ये ईयरली रिपोर्ट होती है, एक वार्षिक रिपोर्ट होती है, जो देश की जो इकोनॉमी है उसके बारे में विश्लेषण करती है, एनालाइज करती है कि भैया इसकी क्या दशा रही पिछले एक साल। साथ में जो भी इसकी परफॉर्मेंस रही उसके बारे में डेटा देती है कि भैया यहाँ पर ऐसा काम किया, इस सेक्टर में ऐसा काम किया, वो परफॉर्मेंस के बारे में डेटा प्रोवाइड करती है। जो भी पॉलिसी से संबंधित, नीतियों से संबंधित कदम उठाए गए हैं उनके बारे में विश्लेषण देती है। साथ में आगे की क्या राह होनी चाहिए, क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स होने चाहिए, उनके बारे में भी यहाँ पर बताया जाता है। तो ये हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है। हमें कई बार यही नहीं पता होता कि इकोनॉमिक सर्वे है क्या। हम सुनते रहते हैं इकोनॉमिक सर्वे, लेकिन हमको नहीं पता होता। तो बेसिक्स पता होने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको उसका बेसिक जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि रैंडमली अगर आप इमेजिन कीजिए, आप भगवान ने चाहा आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है और आपसे पूछ लिया जाए इकोनॉमिक सर्वे क्या है, और वहां पर अगर आप अपनी बात नहीं रख पाए कि इकोनॉमिक सर्वे क्या है, तो वो बहुत ही इंसल्टिंग हो जाएगा और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे, राइट? और मार्क्स आपको इंटरव्यू में भी चाहिए ताकि आप क्वालिफाई कर सकें। तो ये बेसिक्स हो गए, इसीलिए थोड़ा सा बेसिक्स पर भी ध्यान देना है। बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में छोटी छोटी चीजों को नहीं भूलना है। एनीवेज, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, देखिए, तो क्या दशा रही उसके लिए कुछ 2-4 फैक्टर्स जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये डेटा आपके प्रीलिम्स
एज वेल एज मेंस, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रटा होना चाहिए। मेंस में आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो आपको पता है कि कोई भी डेटा कहीं पर आपका इस्तेमाल हो सकता है, तो ये बेसिक है। मेंस के एंड तक आते आते आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए डेटा की, ताकि उसको आप रिवाइज कर कर वहां पर पॉइंट्स में यूज कर सके, ठीक है, वरना एंड तक सब कुछ मिक्स हो जाता है। तो मोटा मोटा डेटा हमारे पास होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंडिया का रियल जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 में कितना रहा? 6.4। फाइनेंशियल ईयर 25 क्या हो गया? 2024 से 25 का पीरियड। आने वाले 2025 से 26 का जो पीरियड होगा उसके लिए 6.3 से 6.8 के लगभग ग्रोथ का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रियल जीडीपी की बात हो रही है। रियल जीडीपी ग्रोथ क्या होती है? ठीक है, तो रियल जीडीपी ग्रोथ होती है वो ग्रोथ जिसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाता है, तो कुल मिलाकर इन्फ्लेशन को उससे रिमूव कर दिया जाता है, तो हमें वास्तविक जो तस्वीर है वो मिलती है। तो फाइनेंशियल ईयर 25 में कितनी रही? 6.4%। आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कितने की संभावना है? 6.3 से 6.8%। ठीक है, तो ये डेटा याद रखना है। उसके बाद ग्रोथ हमें बाकी सेक्टर्स में देखनी है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या ग्रोथ रही? 3.8%। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में 6.2%, सर्विस सेक्टर में 7.2%। तो इसको एक बार हम फिर देखेंगे ताकि हमको ये यहीं पर लर्न हो जाए। रियल जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 में कितनी रही? 6.4%, और 26 में 6.3 से 6.8% रहेगी, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर में 8 का फिगर है और बाकी बचा 2 वाला, 2 वाले दोनों में फिगर्स हैं, ठीक है। तो ये 3.8 हो गया। उसके बाद 6.2 इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, 7.2 हमारा सर्विस सेक्टर हो गया, राइट। तो एक बार इन फिगर्स को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको ये लर्न हो जाए। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए अब ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा मेंस में भी यूज हो सकता है और प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है कि केपेक्स जो है यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसमें कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट हुआ है फाइनेंशियल ईयर 21 से लेकर 24 तक, ठीक है। देखिए अब 21 से लेकर 24 तक इसमें इंप्रूवमेंट हो गया, ये तो पता चल गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिससे हम असेट्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और उससे हम रोड बना रहे हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं, तो वो वाला हमारा खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा, राइट। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर पर निरंतर फाइनेंशियल ईयर 21 से 24 तक इंप्रूवमेंट देखा गया। उससे पहले कोविड वाला पीरियड था, इसलिए उसमें इतना हम शायद खर्चा नहीं कर पाए जो हम आगे करने लगे, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट आ रहा है, पहले कम हो गया था कोविड के टाइम पर, फिर हम कंटिन्यूअसली इंप्रूव कर रहे हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया जो है ये 7वीं रैंक रखता है, 7वीं पोजीशन पर आता है ग्लोबल सर्विसेज के एक्सपोर्ट में। सर्विसेज सेक्टर में क्या क्या चीजें आती हैं? ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्ट की अगर बात होगी तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें जैसे सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल बीपीओ की सर्विस, ठीक है, ऐसी सर्विसेज भारत जो है ये एक्सपोर्ट करता है। अगेन ये वाला पॉइंट हमारे लिए मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम कहीं कोट कर रहे हैं तो वहां पर हम बता सकते हैं कि भारत में अभी ये दशा है, इसका मतलब आगे भी करने की संभावना इस क्षेत्र में भारत के पास बहुत ज्यादा है। जैसे बिजनेस कंसल्टेशन है, ठीक है, या फिर हेल्थ केयर से संबंधित कोई चीज है, तो वो वाली जो सर्विसेज है इसमें ग्लोबल सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स में कौन सी रैंक है भारत की? 7वीं। तो ये वाले डेटा हमारे लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मेंस में कोट करने के लिए। उसके बाद ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की जो रिपोर्ट है एनुअल, इसको भी इकोनॉमिक सर्वे ने कोट किया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है स्टेटस बताने में हमारी इकोनॉमी का। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है ये डिक्लाइन हुई है। ऑब्वियसली सरकार यही बताएगी कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहले से घटा है। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा मेंस के लिए बहुत ज्यादा। पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ये वाले टॉपिक से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं मेंस में। तो ये वाला डेटा अगर हमें याद होगा तो हम इसका प्रयोग कहीं पर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो भी स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसके हिसाब से 2017-18 में लगभग 6% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वर्तमान में कितना हो गया है? वर्तमान नहीं, 2023-24 के अनुसार ये 3.2% हो गया। तो ये 2017-18 से 2023-24 में 6% से घिरकर ऑलमोस्ट आधे पर आ गया है, 3.2% पर। तो ये डेटा याद रखिएगा, बहुत काम आएगा आपको मेंस में कोट करने में और प्रीलिम्स के लिए। ये वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये 15 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये डेटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये पीएलएफएस रिपोर्ट को ध्यान रखिएगा, 2023-24 की जो एनुअल रिपोर्ट थी उसमें ये बताया गया है। आगे देखते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है, देखिए फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब बात आती है,
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो लोगों तक, सभी लोगों तक उनकी पहुंच सुलभ कराई जा सके, सुनिश्चित हो सके, राइट? जो बेचारे मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं, ऐसा ना हो वो इन सब चीज़ों से अछूते रह जाएँ। तो फाइनेंशियल उसमें सेक्टर में भी फाइनेंशियल सर्विसेज़ प्रोवाइड करने में भी इंक्लूड किया जाए लोगों को, उसी को फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं, ठीक है? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी हमारा इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, राइट? तो वहाँ पर भी हमें डेटा कोट करना होगा। वहाँ पर अगर हम डेटा कोट करेंगे और हमसे फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आएगी, तो एक ये वाला नीचे वाला पहले देख रहे हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन का एग्जांपल देते हुए हम बताएँगे कि आरबीआई का जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का इंडेक्स है, इसमें हम देखें तो काफ़ी वृद्धि हुई है। सरकार निरंतर प्रयास कर रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने का, ठीक है? यानी कि वित्तीय समावेशन की बात हो रही है। इसमें इंडेक्स में क्या वृद्धि रही है, इसको याद किया जा सकता है, कोट कर सकते हैं। मार्च 2021 में लगभग इस इंडेक्स का क्या पॉइंट था, 53.9 पर था ये इंडेक्स और मार्च 2024 तक ये 64.2 पर पहुँच गया। ठीक है? तो ये मोटे-मोटे थोड़े से फिगर्स हमको ध्यान रखने पड़ेंगे, राइट? ये वाला प्रीलिम्स के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जब ग्रामीण भारत में सरकार के प्रयास पूछे जा रहे हैं या फिर हम उनमें कैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा दे रहे हैं, ग्रामीण भारत स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रीजनल रूरल बैंक्स की बात करेंगे। रीजनल रूरल बैंक्स कब स्थापित हुई थी? ये आपको पता होना चाहिए। रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। ठीक है? तो 1975 में ये रीजनल रूरल बैंक्स स्थापित हुई थी और उनका प्रयास क्या था कि ये जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है, ये रूरल एरियाज़ तक भी पहुँचाई जा सके, जो रूरल लोग हैं, उन तक पहुँचाई जा सके। तो सरकार के प्रयासों में एक हम ये भी बताएँगे कि ये आरआरबीज़ जो हैं, ये 2006 में कितने थे? इनकी संख्या थी। अब ये नहीं है कि हम 14,494 लर्न करें। हम कितना लर्न कर सकते हैं? हम लर्न कर सकते हैं लगभग-लगभग 14,500। यहाँ पर मैंने पूरा फिगर एग्ज़ैक्ट लिखा है, लेकिन लर्न करने में आपको 14,500 लर्न करना है। अराउंड अप्रॉक्स ये शब्द लगा दीजिएगा, बस सही हो जाएगा। और 2023 में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? लगभग-लगभग 22,000। तो ये 14,500 से 4.5 के से बढ़कर कितना हो गया है? लगभग-लगभग 22,000, ठीक है? तो ये आरआरबीज़ की संख्या का बढ़ना क्या दिखाता है? अपने आप में ये दिखाता है कहीं न कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन को सरकार के बढ़ावा देने का ये प्रयास है, राइट? तो ये थोड़े से फिगर्स हैं, इनको हम एक बार फिर से देखेंगे। ये जो हमारा पीएलएफएस रिपोर्ट है, इसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितनी बताई गई थी? 2017-18 में 6% था, जो अब हो गया है 2023-24 में आधा ऑलमोस्ट 3.2। देन रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आरआरबीज़ 2006 में कितने थे? लगभग 14,500, 2023 में लगभग 22,000। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करेंगे तो आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, इसमें हम देखते हैं बढ़ोतरी हुई है। मार्च 21 तक 53.9 था इसका इंडेक्स और मार्च 24 तक कितना हो गया? 64.2, ठीक है? तो आज हम इतना ही कर रहे हैं, ज़्यादा मैं आपको अभी आज नहीं प्रोवाइड कर रही हूँ एंड इसके साथ अगर आपको कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।